प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा कि ऑल्टरनेटिंग करंट जब रेजिस्टर में से पास करता है तो करंट और वोल्टेज के दरमियान क्या रिलेशनशिप बनता है। और ये रिज़ल्ट हमने निकाला था कि करंट और वोल्टेज रेजिस्टर के केस में दोनों इन फेज़ होते हैं, यानी उनके दरमियान फेज़ डिफरेंस ज़ीरो के बराबर होता है। आज के लेक्चर में हमने ये देखना है कि ऑल्टरनेटिंग करंट जब कैपेसिटर में से फ़्लो करेगा तो करंट और वोल्टेज के दरमियान क्या रिलेशनशिप बनेगा। लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि क्या डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेटिंग करंट कैपेसिटर में से कंटिन्यूसली फ़्लो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बट इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कैपेसिटर में करंट फ़्लो करता कैसे है। तो सपोज़ कर लें कि ये एक डायग्राम है जिसमें एक कैपेसिटर को आपने कनेक्ट किया है एक लैंप के साथ सीरीज़ पे में, और ये दोनों एक बैटरी के साथ कनेक्ट हैं बाय मींस ऑफ अ स्विच। स्टूडेंट ये सोचते हैं कि कैपेसिटर में करंट बिल्कुल वैसे ही फ़्लो करता है जैसे आम डिवाइसेस में करता है, यानी कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चार्जेस निकलना शुरू होंगे, पॉजिटिव चार्जेस सर्किट में फ़्लो करेंगे और नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी में एंटर होंगे, सर्किट कंप्लीट होगा और ये बल्ब जो है ये ग्लो करता रहेगा। कैपेसिटर के केस में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कैपेसिटर के जो प्लेट्स हैं उनके दरमियान में या तो कोई इंसुलेटर मौजूद होता है या फिर फ्री स्पेस मौजूद होती है। सो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से या पॉजिटिव चार्ज यहाँ से इस प्लेट से जंप करके दूसरी प्लेट पर पहुँच जाएं, क्योंकि सर्किट तो दरमियान से ब्रेक किया गया, यहाँ पे कुछ भी मौजूद नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है दोनों प्लेट्स के दरमियान में। सो होता क्या है यहाँ पे? एक्चुअली जैसे ही आप कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कैपेसिटर की जिस प्लेट से कनेक्ट है ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स खींचना शुरू कर देता है, यानी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इस कैपेसिटर की प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, तो नतीजतन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा, जबकि यही बैटरी वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो इसने पॉजिटिव प्लेट से कैपेसिटर की खींचे हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को ये ट्रांसफ़र करना शुरू कर देगी दूसरे वाली प्लेट पर। और दूसरे वाली प्लेट पर चूँकि इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, इसका मतलब वहाँ पर नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा। सो इस दौरान कैपेसिटर क्या हो जाएगा? चार्ज होना शुरू हो जाएगा। अब देखें कि एक तरफ से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं और दूसरी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, दूसरी प्लेट पर शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स का बहाव जो है ये करंट फ्लो करवाता है, या इस इलेक्ट्रॉन के बहाव को हम करंट बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन्स चूँकि एक सर्टेन एनर्जी के साथ इस लैंप में से या इस बल्ब में से पास कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो लैंप है ये ऑन रहेगा। सो अब हम देखते हैं कि क्या डायरेक्ट करंट कंटिन्यूसली कैपेसिटर में से पास करेगा या नहीं करेगा। ये जो मैंने यहाँ पर सोर्स अटैच किया है करंट का इस कैपेसिटर के साथ, ये कहलाता है डीसी सोर्स, यानी कि इस वाले सर्किट में चूँकि डीसी करंट फ्लो कर रहा है तो ये डीसी सर्किट कहलाएगा। अब पहले जब आप इस स्विच को ऑन करते हैं तो ऑन करने पर यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं कैपेसिटर की एक प्लेट से और दूसरी प्लेट पर शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं, यानी कैपेसिटर जो है वो चार्ज होना शुरू हो जाता है। जब तक कैपेसिटर चार्ज होता रहता है तब तक ये बल्ब ऑन रहता है, लेकिन जैसे ही कैपेसिटर फुली चार्ज होता है तो कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके नहीं जाएगा दूसरी प्लेट पर, और अगर इलेक्ट्रॉन मूव करके दूसरी प्लेट पर नहीं जाएंगे इसका मतलब ये है कि चार्जेस का बहाव रुक जाएगा। चार्जेस का बहाव रुकने का मतलब ये है कि करंट ज़ीरो हो जाएगा, और जब करंट ज़ीरो होगा तो जो बल्ब है वो भी ग्लो करना बंद कर देगा, यानी बल्ब ऑफ हो जाएगा। सो यानी डायरेक्ट करंट पास करने पर कैपेसिटर जो है चार्जिंग के दौरान तो करंट को फ्लो करवाता है, लेकिन जैसे ही कैपेसिटर फुली चार्ज होता है तो जो डायरेक्ट करंट का फर्दर फ्लो है वो स्टॉप हो जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो कैपेसिटर है वो डायरेक्ट करंट को कंटिन्यूसली फ्लो नहीं करवा सकता। अब हम यही चीज़ अप्लाई करते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट पर, यानी अब हमने ये किया है कि वही कैपेसिटर है, वही लैंप है, लेकिन अब आपने इसे कनेक्ट किया है एक एसी सोर्स के साथ।
अगर आपने इस सर्किट को एक एसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया है, इसका मतलब ये एक एसी सर्किट है। अब एसी सर्किट में ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता है और ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट में जो करंट है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक जाता है, फिर ज़ीरो वैल्यू पर जाता है, फिर नेगेटिव साइड पर मैक्सिमम वैल्यू पर जाता है और फिर से ज़ीरो हो जाता है। सो करंट जो है वो अपनी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज करता रहता है। पहले हाफ टाइम पीरियड में वो अगर एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करता है तो अगले हाफ टाइम पीरियड में ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देता है। सो अभी हम बात करते हैं कि लेट्स से यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल है, पहले हाफ इंटरवल में बैटरी की इस साइड पर पॉजिटिव टर्मिनल क्रिएट होता है और इस साइड पर नेगेटिव। सो इस दौरान जब करंट इंक्रीज होगा अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक, तो इस दौरान कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा। चार्ज होने का मतलब ये है कि कैपेसिटर की एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा और दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा, और इस दौरान ये बल्ब जो है ये ग्लो करना शुरू कर देगा क्योंकि कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। लेकिन जैसे ही करंट ज़ीरो की तरफ डिक्रीज करता है, पहले करंट इंक्रीज किया था पीक वैल्यू तक, उसके बाद जब करंट डिक्रीज करेगा ज़ीरो तक तो कैपेसिटर डिस्चार्जिंग शुरू कर देगा, यानी कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। इस दौरान जब ये डिस्चार्ज होगा, ये अपनी एनर्जी या अपना चार्ज जो इसने स्टोर किया था वो एनर्जी या चार्ज ये प्रोवाइड करना शुरू कर देगा इस सर्किट को, और जो चार्ज ये सर्किट को प्रोवाइड करेगा उस चार्ज की वजह से ये लैंप अगेन ग्लो करता रहेगा। बिल्कुल इसी तरह जब अगला हाफ इंटरवल शुरू होता है या लास्ट टाइम पीरियड में, यानी पहले हाफ टाइम पीरियड में इधर पॉजिटिव था इधर नेगेटिव था, तो अगले हाफ टाइम पीरियड में इधर नेगेटिव हो जाएगा और इधर पॉजिटिव हो जाएगा। अब कैपेसिटर की ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होगी जबकि ये वाली प्लेट नेगेटिवली चार्ज होगी, लेकिन चार्जिंग तो अभी भी हो रही है। इसका मतलब ये है कि अगेन ये बल्ब क्या रहेगा, कंटिन्यूसली ग्लो करेगा। इस दौरान कैपेसिटर में करंट इंक्रीज कर रहा है नेगेटिव साइड पर और कैपेसिटर को चार्ज कर रहा है, लेकिन जैसे ही ये करंट ज़ीरो की तरफ अगेन बढ़ेगा तो कैपेसिटर फिर से डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा और ये अपनी एनर्जी जो इसने स्टोर की थी ये वापस से सर्किट को लौटाना शुरू कर देगा। इसका मतलब ये है कि डिस्चार्जिंग के दौरान फिर से ये बल्ब क्या रहेगा, जलता रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एसी सर्किट्स में कैपेसिटर जो है वो ऑल्टरनेटिंग करंट को कंटिन्यूसली फ्लो करवाता रहता है। पैराग्राफ को पढ़ते हैं। डायरेक्ट करंट कैन नॉट फ्लो थ्रू अ कैपेसिटर। हमने जो यहाँ से रिजल्ट निकाला है वो ये है कि डायरेक्ट करंट फ्लो नहीं कर सकता है किसमें, कैपेसिटर में से। क्यों फ्लो नहीं कर सकता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंसुलेटिंग मीडियम बिटवीन दैम, बिटवीन इट्स प्लेट्स। चूँकि कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में क्या मौजूद होता है, फ्री स्पेस या इंसुलेटिंग मीडियम मौजूद होता है। इस वजह से डायरेक्ट करंट कंटिन्यूसली फ्लो नहीं कर पाता। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि डीसी सर्किट्स में या डीसी के केस में कैपेसिटर सिर्फ चार्ज करता है, डिस्चार्ज नहीं करता है। सो अगर डिस्चार्ज नहीं कर रहा है इसका मतलब करंट फ्लो नहीं कर पाएगा मुसलसल, और करंट क्या हो जाएगा, डिस्चार्जिंग, यानी जैसे ही कैपेसिटर फुली चार्ज होगा तो करंट का जो बहाव है, डायरेक्ट करंट का जो बहाव है वो रुक जाएगा। सो एसी करंट के केस में क्या होता है, एसी कैन फ्लो थ्रू इट, ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो फ्लो करता रहेगा बिकॉज ऑफ इट्स कंटिन्यूसली चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, कैपेसिटर की कंटिन्यूसली चार्ज और डिस्चार्ज होने की वजह से। अब हम अपने उस टारगेट पर आते हैं जो हमने फाइंड आउट करना था। वो ये था कि ऑल्टरनेटिंग करंट जब कैपेसिटर में से पास करेगा तो करंट और वोल्टेज के दरमियान में क्या रिलेशनशिप आएगा। उसके लिए हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास एक सर्किट है जिसमें एक कैपेसिटर कनेक्ट किया गया है एक एसी सोर्स के साथ। एसी सोर्स के साथ कैपेसिटर को कनेक्ट करने का मतलब ये है कि आपने इसे जो वोल्टेज दिया है सर्किट को वो किसके बराबर होगा, V0 sin ओमेगा टी के।
सो टू सी हाउ डज AC फ्लोज थ्रू अ कैपेसिटर, ये देखने के लिए कि कैपेसिटर में से AC कैसे फ्लो करेगा, कंसीडर अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C, आपने ये कैपेसिटर कंसीडर किया है और लेट्स से इसकी कैपेसिटेंस क्या है, C है। इसको कनेक्ट करना है आपने, कनेक्टेड टू एन AC सोर्स, एक AC सोर्स के साथ। इफ V इज इक्वल टू V नोट साइन ओमेगा टी इज द अप्लाइड ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, अगर आपने जो वोल्टेज अप्लाई किया है चूँकि वो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है, इसका मतलब ये है कि ये बराबर होगा V नोट साइन ओमेगा टी के। अब चूँकि आपने वोल्टेज अप्लाई कर दिया है कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस, इसका मतलब ये है कि कैपेसिटर पर चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाएगा जैसे ही आप इस स्विच को ऑन करेंगे। जो चार्ज स्टोर होगा कैपेसिटर की प्लेट पर, वो चार्ज बराबर होगा CV के। ये वो फॉर्मूला है जो चैप्टर नंबर 12 में हम पढ़ चुके हैं, यानी जो चार्ज स्टोर होता है कैपेसिटर की प्लेट पर वो बराबर होता है कैपेसिटेंस और वोल्टेज के प्रोडक्ट के। अब ये V की वैल्यू जो हमने ऊपर लिखी है, ये आपने यहाँ पर V की जगह यूज़ करनी है, तो C एज इट इज़ आ जाएगा, जबकि V की जगह आ जाएगा V नोट साइन ओमेगा टी। अब इस इक्वेशन में आप देखेंगे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट है, क्योंकि कैपेसिटर आप बार बार तो चेंज नहीं करेंगे, तो इसका मतलब कैपेसिटेंस क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। और चूँकि आप AC सोर्स भी बार बार चेंज नहीं करने वाले हैं, इसका मतलब ये है कि जो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है उसकी पीक वैल्यू भी कांस्टेंट ही रहेगी। सिंस C एंड V नोड आर कांस्टेंट, इसका मतलब अगर C और V नोड चूँकि कांस्टेंट हैं, सो Q किस पर डिपेंड करेगा, साइन ओमेगा टी पर। चूँकि CV नोड कांस्टेंट रहने वाला है, Q डिपेंड करेगा डायरेक्टली किस पर, साइन ओमेगा टी पर। लेकिन ये देखें कि वोल्टेज भी तो साइन ओमेगा टी पर ही डिपेंड कर रहा है, यानी V नोट तो कांस्टेंट है, सो V भी किस पर डिपेंड करेगा, साइन ओमेगा टी पर। तो हम कह सकते हैं कि V यानी वोल्टेज और चार्ज ये दोनों साइन फंक्शन है। इसका मतलब ये दोनों अपनी मैक्सिमम वैल्यू को एक ही वक्त में अचीव करेंगे, दोनों अपनी मिनिमम वैल्यू या ज़ीरो को एक ही वक्त में पहुंचेंगे। इसका मतलब ये है कि V एंड Q आपस में क्या रहेंगे, इन फेज रहेंगे। सो यहाँ पर पहले हम देखते हैं कि वोल्टेज और चार्ज के दरमियान में ग्राफ किस तरह का होगा। सो देखें, दोनों सेम एंगल पर अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुँचते हैं, अपनी मैक्सिमम वैल्यू अचीव करते हैं। सेम एंगल पर ये दोनों क्या हो जाते हैं, ज़ीरो हो जाते हैं। यहाँ पे रेड वाला ग्राफ जो है ये वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि ब्लू वाला ग्राफ चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो रेड वाला ग्राफ और ब्लू वाला ग्राफ ये दोनों मैक्सिमम या पीक वैल्यू पर पहुँचते हैं 90 के एंगल पर। इसी तरह ये 180 पर, 0 पर या 360 पर दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह 270 पर ये दोनों नेगेटिव साइड पर अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि दोनों का ग्राफ जो है, चूँकि वो सेम पॉइंट पर सेम एंगल पर या सेम टाइम पर अपनी मैक्सिमम और ज़ीरो वैल्यूज़ को अचीव कर रहा है, तो ये दोनों क्या हैं, आपस में इन फेज़ हैं। इस चीज़ को आप इस टेबल की मदद से भी समझ सकते हैं, यानी जब आप एंगल ज़ीरो पुट करते हैं तो वोल्टेज और करंट दोनों क्या हो जाते हैं, ज़ीरो। जब आप 90 डिग्री एंगल पुट करते हैं तो वोल्टेज और करंट दोनों मैक्सिमम वैल्यू अचीव करते हैं। 180 डिग्री पर दोनों दोबारा से क्या हो जाते हैं, ज़ीरो। इसी तरह 270 पर दोनों नेगेटिव साइड पर मैक्सिमम होते हैं और 360 पर ये दोनों फिर से ज़ीरो हो जाते हैं। सो दोनों सेम एंगल पर मैक्सिमम वैल्यू पर जा रहे हैं, सेम एंगल पर ये ज़ीरो वैल्यू को अचीव कर रहे हैं, और सेम एंगल पर ये अपनी नेगेटिव साइड पर मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करता है। कुछ बच्चों के जहन में ये सवाल आता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है जब वोल्टेज मैक्सिमम हो तो करंट ज़ीरो हो जाए, और जब वोल्टेज ज़ीरो हो तो करंट मैक्सिमम हो जाए, जबकि ओहम्स लॉ के मुताबिक तो वोल्टेज और करंट आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। सो आप ये जहन में रखें कि यहाँ पर हम कैपेसिटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, रेजिस्टर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ओहम्स लॉ में V इज़ इक्वल टू आई आर होता है, यानी वहाँ पर R है रेजिस्टर, यहाँ पर कैपेसिटर है। कैपेसिटर कुछ अलग तरीके से बिहेव करता है। अब इन चीज़ों को जो हमने अभी ग्राफ में स्टडी की हैं
उसको इस डायग्राम की मदद से समझते हैं। इस डायग्राम में अगेन वही कैपेसिटर है जिसे आपने एक एसी सोर्स से कनेक्ट किया है और एक लैंप भी सीरीज़ वे में कैपेसिटर के साथ कनेक्ट है। अब होता ये है कि जब आप इस स्विच को ऑन करते हैं तो स्विच को ऑन करने से पहले कैपेसिटर चार्ज नहीं था। अगर कैपेसिटर चार्ज नहीं था इसका मतलब ये है कि इसकी प्लेट्स पर कोई चार्ज मौजूद नहीं है। अगर चार्ज मौजूद नहीं है तो यहाँ से मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। मैक्सिमम करंट क्यों फ्लो करेगा? क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल इस प्लेट से खींचेगा, यानी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स की सूरत में, और ये चार्ज या ये इलेक्ट्रॉन्स दूसरी साइड पर शिफ्ट करना शुरू कर देगा। अब हम सपोज ये कर लेते हैं कि इस बैटरी ने एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से खींचा तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करवा दिया कैपेसिटर की दूसरी प्लेट पर, और यहाँ पर चूंकि एक इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हुआ है तो यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सो अभी करंट मैक्सिमम फ्लो किया है। चूँकि कैपेसिटर न्यूट्रल है तो न्यूट्रल चीज़ को फिल करने में टाइम कम लगता है, तो कैपेसिटर में करंट तेज़ी से फ्लो करेगा जब वो बिल्कुल खाली होगा चार्ज से। अब जैसे ही उस पर एक चार्ज आ जाएगा तो ये चार्ज मैं दोबारा से बना लेता हूँ। इधर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया है, इधर एक नेगेटिव चार्ज आ चुका है। अब जब दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करेगा किस तरफ? कैपेसिटर की दूसरी प्लेट की तरफ, तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर पहुँचेगा तो इस इलेक्ट्रॉन को और इस इलेक्ट्रॉन के दरमियान में रिपल्शन होगी। रिपल्शन होने का मतलब ये है कि ये वाला नेगेटिव चार्ज इस वाले नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को इस प्लेट पर आने से रेजिस्ट करेगा। इसका मतलब ये है कि करंट के बहाव में रुकावट बढ़ेगी। सो करंट जो है वो डिक्रीज करेगा, लेकिन स्टिल ये इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी तरह इस नेगेटिव प्लेट पर डिपॉजिट हो जाएगा, तो इधर एक और नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा और इधर एक पॉजिटिव चार्ज और क्रिएट हो जाएगा। अब नेक्स्ट फिर से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता है और ये इलेक्ट्रॉन जब इस तरफ पहुँचता है तो अब यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स या दो नेगेटिव चार्ज पहले से मौजूद हैं। सो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया है ये इलेक्ट्रॉन को दोबारा से यहाँ पर रिपल्शन ज़्यादा फील करना पड़ेगी, क्योंकि अब यहाँ पे दो नेगेटिव चार्ज हैं तो रेजिस्टेंस ज़्यादा फील करना पड़ेगी। इसका मतलब करंट यहाँ पे मज़ीद कम हो जाएगा। अब नोट करें इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जा रहा है क्योंकि चार्ज ज़्यादा स्टोर होता जा रहा है, लेकिन चार्ज ज़्यादा स्टोर होने की वजह से जो मज़ीद करंट यहाँ पर आता है या जो मज़ीद चार्ज यहाँ पर फ्लो करता हुआ आता है उसको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस बढ़ते रहने से करंट डिक्रीज़ करना शुरू कर देता है। सो यहाँ पर चूँकि वोल्टेज कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है यानी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ रही है और रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से जो करंट है वो डिक्रीज़ करना शुरू कर देता है। तो फाइनल कंक्लूजन हमारे पास क्या निकलता है? जो अभी हमने ग्राफ स्टडी किया था उस ग्राफ के मुताबिक व्हेन वोल्टेज इज़ ज़ीरो, जब वोल्टेज ज़ीरो था करंट इज़ मैक्सिमम, तो उस वक्त करंट क्या हो जाता है? मैक्सिमम। इफ़ वोल्टेज इज़ मैक्सिमम, और अगर वोल्टेज मैक्सिमम हो करंट बिकम ज़ीरो, तो करंट क्या हो जाता है? ज़ीरो हो जाता है। इसका मतलब करंट पहले मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचता है और वोल्टेज बाद में अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करता है। इसे हम समझ लेते हैं उस ग्राफ से। सो इस ग्राफ में देखें कि वो करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर यानी पी पॉइंट पर पहले पहुंच चुका है, जबकि वोल्टेज अभी क्या है? ज़ीरो पर है। इसी तरह करंट पहले अपनी ज़ीरो वैल्यू पर को अचीव कर लेता है और वोल्टेज जो है ये बाद में अपनी नेगेटिव वैल्यू की तरफ आता है, और जब ये दोबारा अपनी यहाँ पर करंट पहले अपनी ज़ीरो वैल्यू को अचीव कर लेता है और जबकि वोल्टेज जो है ये बाद में ज़ीरो वैल्यू की तरफ बढ़ता है,
और जब ये दोबारा से वोल्टेज ज़ीरो वैल्यू पर पहुंच जाता है और उस वक्त करंट जो है वो फिर से क्या हो जाता है, नेगेटिव साइड पे मैक्सिमम हो जाता है। तो करंट पहले अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अचीव कर रहा है, जबकि वोल्टेज बाद में अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अचीव कर रहा है। तो हम क्या बोलते हैं कि करंट जो है वो लीड कर रहा है वोल्टेज को। कितने एंगल पर लीड कर रहा है? 90 के एंगल पर। सो करंट इज़ लीडिंग द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। करंट वोल्टेज को लीड कर रहा है बाय 90 डिग्री, और 90 डिग्री को हम रेडियन में लिखते हैं π/2 रेडियन। ग्राफिकली आप इसे कैसे वेक्टर फॉर्म में आप इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सो यहाँ पर दोनों वेक्टर्स आपस में 90 के एंगल पर मौजूद है, यानी 90 का फेस डिफरेंस उन दोनों के दरमियान मौजूद है। सो आप एक वेक्टर बनाएंगे एक्स एक्सिस पर, दूसरा वेक्टर बनाएंगे वाई एक्सिस पर, और इन दोनों के दरमियान एंगल 90 होगा। लेकिन कौन सा वेक्टर आप बनाएंगे एक्स एक्सिस पर और कौन सा वेक्टर आप बनाएंगे वाई एक्सिस पर? उसके लिए हम एक रोटेशन फॉलो करते हैं जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मैं रोटेट करता हूँ तो जहाँ से मैंने रोटेट करना शुरू किया है यानी एक्स एक्सिस से, यहाँ पर लैगिंग क्वांटिटी आएगी, यानी वो क्वांटिटी जो पीछे पीछे चल रही है, और वो क्वांटिटी कौन सी है? वोल्टेज। इसका मतलब वोल्टेज कहाँ पर ड्रॉ करेंगे आप? एक्स एक्सिस पर। इसी तरह जहाँ पर आपकी रोटेशन ख़त्म हुई है वहाँ पर लीडिंग क्वांटिटी आएगी, और लीडिंग क्वांटिटी यहाँ पर कौन सी है? करंट है। तो करंट को हम वाई एक्सिस पर ड्रॉ करेंगे। यही ग्राफ कुछ ऐसे भी ड्रॉ किया जा सकता है। वोल्टेज को हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, करंट को हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। सो ये करंट है, यहाँ पर वोल्टेज है, फेज डिफरेंस 90 डिग्री का है। स्टिल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप चलते हैं तो जहाँ से आपने चलना शुरू किया है वहाँ पर लैगिंग क्वांटिटी यानी वोल्टेज आ रही है, और जहाँ पर आपने रोटेशन को ख़त्म किया है वहाँ पर लीडिंग क्वांटिटी यानी कि करंट आ रहा है। सो दोनों तरह से आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब चूंकि कैपेसिटर ऑल्टरनेटिंग करंट के बहाव में रुकावट पैदा कर रहा था, उस रुकावट को हम इस कैपेसिटर की रिएक्टेंस बोलते हैं। सो रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर क्या है? मेजर ऑफ द ऑपोजिशन, यानी जो मुखालफत या जो रेजिस्टेंस पैदा की जा रही है उसकी मेजरमेंट। और ये रेजिस्टेंस कौन पैदा कर रहा है? ऑफर्ड बाय अ कैपेसिटर। जो कैपेसिटर ऑफर करता है किसको? टू द फ्लो ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट के बहाव में। यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट के बहाव में कैपेसिटर की वजह से पैदा होने वाली जो ऑपोजिशन है या जो रेजिस्टेंस है उसकी मेजरमेंट क्या कहलाती है? रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर कहलाती है। इसे हम XC से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका दूसरा नाम है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसका फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ये बराबर होती है VRMS डिवाइडेड बाय IRMS। ये वही फॉर्मूला है जिससे हम ओहम्स लॉ, जिसमें हम रेजिस्टेंस निकालते हैं ओहम्स लॉ को इस्तेमाल करते हुए, R इज़ इक्वल टू V/I। जस्ट फ़र्क ये है कि R की जगह हमने लिख दिया है रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर, V की जगह, चूँकि ये AC सर्किट है तो यहाँ पे VRMS आ जाएगा, और I की जगह आ जाएगा IRMS। इस इक्वेशन को अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये बनती है 1/ωc। इसकी सिंप्लीफिकेशन आपकी बुक में नहीं है तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद करेंगे 1 डिवाइडेड बाई ωc। अब अगर आप ओमेगा की वैल्यू पुट कर दें जो कि बराबर होती है 2πf के, तो फॉर्मूला बन जाएगा एक C का, दैट इज़ 1/2πfc। अब इस इक्वेशन के मुताबिक XC और फ्रीक्वेंसी इन दोनों का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। इसका मतलब ये है कि अगर फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो रिएक्टेंस कम हो जाएगी, यानी कैपेसिटर जो है वो करंट के बहाव में कम रुकावट पैदा करेगा, और इसी तरह अगर फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी तो रिएक्टेंस या करंट के बहाव में कैपेसिटर की वजह से पैदा होने वाली जो रुकावट है उसमें इजाफा हो जाएगा। सो एट लो फ्रीक्वेंसी पर कैपेसिटर ऑफर्स हाई रिएक्टेंस, कैपेसिटर जो है वो हाई रिएक्टेंस ऑफर करवाता है टू द फ्लो ऑफ AC ऑल्टरनेटिंग करंट को। इसी तरह एट हाई फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी हाई कर देंगे आप, उसकी वजह से कैपेसिटर ऑफर्स लेस रिएक्टेंस, कैपेसिटर जो है वो कम रिएक्टेंस प्रोड्यूस करेगा टू द फ्लो ऑफ AC करंट के बहाव में।